नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी क्रम में हम कक्षा 8 के अध्याय 5 में ज्योग्राफी का ये चैप्टर उद्योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ जानेंगे उद्योग व्यापार के बारे में। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, एक विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है, अंततः मशीनों के द्वारा कागजों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों की रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधने व पैक करने की करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों तक पहुंच जाती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि विनिर्माण में हम क्या करते हैं, विनिर्माण जो प्रक्रिया है, विनिर्माण की इस प्रक्रिया में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? लुगदी से कागज का बनना और कागज से अभ्यास पुस्तिका का बनना, है ना। उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। उद्योगों का संबंध किससे है? आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने के लिए से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण अगर करें तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चा माल जो है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधार उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। मतलब जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उनका क्या काम है? कृषि आधारित उद्योग जो है वो खाद्य संसाधन, वनस्पति, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के एक उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। ये खनिज अयस्कों के उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। मतलब खनिज अयस्कों का उपयोग किस में करते हैं? कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज आधारित उद्योग जो कि प्राथमिक उद्योग हैं, इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क के निर्माण, लोहा निर्माण आधारित उद्योगों का उत्पादन है और यह उत्पादन के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे आदि बनाना। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त होते हैं। समुद्र आधारित उद्योग क्या है? सागरों और महासागरों से प्राप्त उद्योगों के उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ क्या है? उदाहरण है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। आकार का अगर पढ़ें तो उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की रासायनिक नियोजन, लोगों की संख्या और उत्पाद की मात्रा से है। मतलब कि आकार का मतलब, उद्योगों के आकार का तात्पर्य कैसा होता है? निवेश की गई पूंजी की राशि। मतलब आप जितना निवेश करेंगे उतनी पूंजी के निवेश से आपके उद्योग का आकार बताएगा। नियमित लोगों की संख्या, यहाँ पे नियोजित कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने अपने काम पे रखा है। छोटा व्यापार है तो कम लोग रखेंगे, बड़े व्यापार में ज़्यादा लोग रखेंगे। और उत्पादन की मात्रा से डिपेंडेंट करता है कि आप प्रतिदिन उत्पादन कितना करते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, लघु आकार और बृहद आकार।
कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और उपयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण लघु पैमाने में के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीन का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व की बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्रों, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पाद या पूर्तिकारों, कामगारों और वे दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। उद्योगों की अवस्थितियों को प्रभावित करने वाले कारक वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या तो सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हों। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अगर यहाँ पर देखें तो उद्योगों में अवस्थित संबंधित कारक कौन कौन से हैं? देखिए, कच्चा माल, उसके बाद विद्युत, भूमि, परिवहन, संचरण, श्रम, पूंजी, बाजार और जल, ये क्या है? उद्योगों की अवस्थिति के संबंधित कारक हैं। आइए जानते हैं औद्योगिक तंत्र के बारे में। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल हैं। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह क्या है? उत्पादन है। औद्योगिक प्रवेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे क्रियाकलाप देखें तो चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेशों में विश्व का औद्योगिक पट्टी और औद्योगिक प्रदेश इस तरीके से दिया हुआ है। ये औद्योगिक प्रदेश हैं जो ब्लैक में दिख रहे हैं, और जो ये इस तरीके के दिख रहे हैं क्या है? औद्योगिक पट्टियाँ हैं। यहाँ पर उद्योगों की पट्टियाँ बनी हुई हैं और उनमें क्या है? प्रवेश दिया। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये जो हैं ये भारत के मेन क्षेत्र हैं। इसमें याद औद्योगिक विपदा। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटना होती है। भोपाल में 3 दिसंबर सन 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था।
सन 1989 में सरकारी सूचना के आधार पर 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोगों जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंतशोथ विकृतियां आदियों से पीड़ित हैं। 23 दिसंबर सन 2005 में चीन के गओकायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों में से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के उपाय: घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थ के संग्रहण और उनके संभव प्रयासों से ज्ञात होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थ के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रमुख उद्योगों का वितरण: विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलोर प्रदेश में है। लौह इस्पात उद्योग: अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क के इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो प्राप्त उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनको हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोह या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात के बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों के द्वारा से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। सन 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहुत बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। सन 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर
सन 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यहाँ पर आप देखें जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति ये कहाँ पर है, तो ये टाटानगर रेलवे स्टेशन है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से ये स्वर्णरेखा नदी है, इस तरफ से अगर अपन जाते हैं तो, और इस ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ जमशेदपुर में टाटानगर का वो जो है इसको जो है यहाँ पे स्थापित है। तो ये पूरा का पूरा जो मैप है ये इसको आप देख सकते हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक क्षेत्र संयंत्र स्थापित हुए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनी, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया गया। भारत में लौह अयस्क उद्योग के विकास से त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर थे। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहद समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित थे, और इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल थे। पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा और लोहे की खदानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं, और ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी के घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयान शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकी और हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावरलूम में पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता में सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिका तथा बुरहानपुर
बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम में नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यांत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में सन 1854 में स्थापित की गई। कोई पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित की गई? सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है सन 1854 में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन यातायात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग में द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती थी। कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पंडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र थे। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। सन 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता था। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्रों को देश के भिन्न भागों को आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक से मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद के सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। वस्त्र में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी। कल्पना कीजिए कि यदि कंपनी कार्य में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलोर भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट के काम करने के कई रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर दो सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलुरु में स्मिता एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है, डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का अद्यतन संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।
और वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है और अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के परिणाम पुनः कैलिफोर्निया भेजती है। इस प्रकार से वे संवाद और कार्य के साथ साथ करते हैं। यह इस प्रकार से है मानो दोनों सटे कार्यालय में बैठे हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। बेंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लॉज घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अवस्थितिक लाभ को नीचे दिखाया गया है। आप इन दोनों शहरों के बीच समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। अन्य स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। और ये शहर के माध्यम से उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो ये जो पोर्शन में हमने जो चीज़ें छोड़ी, अब उन्हें हम देखते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमने आरंभ किया था तब ये हमने कागज़ के निर्माण में हम इस पेड़ को देख सकते हैं कि इस तरीके से पेड़ों की कटाई की जाती है। कटाई करने के पश्चात फिर क्या होता है, हमें कागज़ निर्माण के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। क्रियाकलाप अगर देखें तो कपास के खेत में अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता लगाइए। तो इस चीज़ के लिए हमने पुराने अध्याय में पढ़ा था एक कमीज। उस पूरे चैप्टर में इसी चीज़ को बताया गया है। उस चीज़ को आप दोबारा से पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। शायद विज्ञान में हमने पढ़ा था, तो आप उसे एक बार फिर से रिकॉल करिएगा। क्रियाकलाप में जाने, कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? बहुत सारे उद्योग जो हैं वो कृषि आधारित हैं। इनके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं। मखाने के खाद प्रक्रमण की व्यवस्था, देखिए ये जो व्यवस्था है खाद प्रक्रमण की कुछ इस तरीके से होती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जाते हैं सहकारी क्षेत्रों में सुधा डेयरी। तो ये जो सुधा डेयरी है सहकारी क्षेत्रों की, इनका काम क्या है, ये विभिन्न जगह से जो दूध उत्पादन होता है वो क्या करते हैं, सरकारी मिलों में देते हैं। सरकारी मिलों से क्या होता है, फिर वो उन्हें अच्छे उचित दाम पर क्या होता है, उन्हें खरीद लिया जाता है और मजदूरों को क्या है, उनका सही जो पैसा है उन्हें मिलता है। चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश प्रक्रम निर्गत को ज्ञान कीजिए। तो देखिए, चमड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है उसका एक व्यापक क्षेत्र है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसकी डिटेल पे जाके वेबसाइट पर क्लियर करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रक्रम होता है, कच्चा माल कैसे आता है, किस तरीके से उस पर उसकी रंगाई बुनाई होती है, किस तरीके से उसकी कटाई होती है और जो रॉ मटेरियल निकलता है उससे किस प्रकार से कार्य होता है और प्रदूषण में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा दूषित है। कानपुर में यह सबसे ज़्यादा होता है। दिल्ली कानपुर के क्षेत्र में जो उत्तर यूपी साइड का इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें जो यमुना नदी है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हो रही थी, अभी तो कुछ ठीक ठाक है पर आप इसके बारे में ज़्यादा गौर से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद हमने अपने 3 दिसंबर की घटना काला दिन भोपाल का उसे पढ़ा। इसके बाद हमने जाना आगे। क्या आप जानते हैं कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं? मतलब जो नए उद्योग जो उभरते होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सनराइज उद्योग बोलते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। शब्दावली में प्रगलन जाने। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापमान पर निष्कर्षित किया जाता है, तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। मतलब उसके गलनांक उसे क्या है, पूरी तरीके से गलाकर उसके तापमान गलनांक बिंदु यहाँ पे, जिससे ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है।
तो ज़्यादा गलाकर उसको क्या करते हैं, उसका निष्कर्षण करा जाता है। यहाँ पर आप इस्पात उत्पादन देख सकते हैं, 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर बराबर 1 टन इस्पात। तो ये क्या होता है, ये तरीका होता है इस्पात उत्पादन का। इस्पात कैसे बनता है, अपन को चाहिए कोयला 8 टन, फिर अयस्क चाहिए कितना 4 टन, और 1 टन क्या चाहिए, चूना पत्थर। इन सब चीजों को प्रक्रिया से क्या बनता है, 1 टन इस्पात। यहाँ झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात को किस तरीके से काम लिया जाता है, फिर देखिए झोंका भट्टी में क्या किया, लौह अयस्क से इस्पात तक का पूरा काम बना, और इससे क्या है, लौह अयस्क जो अयस्क है वो निर्मित, इस्पात है वो इससे निर्मित हुआ। ये देखिए लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफर है वो पूरा आप देख सकते हो। ठीक है, आओ कुछ करके देखें। मैं एटलस की सहायता से भारत के कुछ लौह इस्पात उद्योग खोजें और भारत की रूपरेखा मानचित्र में उसकी अवस्थिति को बनाकर देखें। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओटोरिया, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द उत्पत्ति, शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, इसका अर्थ होता है बुनना। ठीक है, आगे जानते हैं। क्या आप जानते हैं देश के प्रथम वस्त्र उद्योग सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। सन 1818 में क्या हुआ था, कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था पहला वस्त्र उद्योग, बाद में कुछ समय बाद वो बंद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। जान लीजिए। क्रियाकलाप, दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा लीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशों वाले ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करिए। आओ कुछ कर देखें। मैं विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ओसाका के बारे में, तो आप उसको ओसाका को ढूंढिए और उसे मानचित्र पर चिन्हित करिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का एक दृश्य दिखाया जा रहा है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एक बंदी कैलिफोर्निया में है और एक बंदा अपने भारत में है। वो किस तरीके से अपनी सूचनाओं के आदान प्रदान से 24 घंटे के काम को एक दूसरे को ऐसे करते हैं जैसे उनके कार्यालय क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्रियाकलाप में जाने। बेंगलुरु में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग और शोध संस्थान हैं। नीचे सूची के अनुसार उनका संगठनों का पूर्ण रूप बताइए। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, NAL है ना, DRDO है ना, डिफेंस रिसर्च ऑफ, इसके बाद इसरो, ITI, IISC, ये बहुत सारे जो हैं, इन सभी के जो हैं बड़े क्रम आपको ज्ञात करने चाहिए। क्या आप जानते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े होते हैं? वे आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क, महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फर्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा और सुविधा जैसे कि सड़कें, कार पार्किंग और अवशिष्ट निपटान सक्षमता में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। एक वार्तालाप है, इसको सुनिए। भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं। यह नगर धूल मुक्त है और यहाँ का किराया व रहन सहन का खर्च भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा सन 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने किया था। सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे पहले घोषणा किसने करी थी? कर्नाटक सरकार ने सन 1992 में की थी। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन पठार बेंगलुरु की अवस्थित का लाभ है। विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और औद्योगिक केंद्रों के समीप है। सुहावनी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त है। मुख्य सड़क व हवाई पत्तन के समीप स्थित है। बाजार और निपुण कार्य बल तक अच्छी पहुंच है। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया का अवस्थित लाभ। तो इस तरीके से लोगों को आपको हमने दोनों वाक्यांश सुनाए। रुचिकर तथ्य, बेंगलोरी होने का तात्पर्य है बेंगलुरु शहर में अपनी नौकरी दूसरों के लिए छोड़ देना। कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देशों में ब्रह्मस्त्रोती हो गई, जहां कम वेतन पर उसी क्षमता का निपुण श्रमिक उपलब्ध था।
तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन चीज़ों को हमने क्रमवार आपसे चर्चा की, और ये जो चर्चा थी इसमें हमने जाना उद्योग के बारे में। लगातार आपसे यही निवेदन करेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स इनको सुनिए, क्योंकि एक बार सुनने में ये थोड़े से जो अब चैप्टर हैं लेंदी होते जा रहे हैं। इन्हें 3 से 4 बार अगर आप सुनेंगे तो आपको क्या उनके थोड़ा सा कमांड कसने मिलेगी, और अगर आप उसे पढ़ते हुए सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। मैं भी इन्हें कई बार सुनने के लिए आपको प्रोत्साहित करता हूं, और अदर लोग जिनसे भी आप बात करेंगे वो भी आपको इस एनसीईआरटी की बुक्स को नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करने के लिए कहेंगे। जितना आप रिवीजन करेंगे आप उतना ज़्यादा शार्पिंग होते आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्रम लगातार जारी रहेंगे जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। हम लेते हैं इजाज़त आपसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।